Hello everyone, welcome back to my channel Edu for इग्नू एंड DUSL। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी सब्जेक्ट है हमारा एंशियंट मेडिएवल पॉलिटिकल थॉट्स। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम हिंदी में डिस्कस करने जा रहे हैं और इंग्लिश की बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड था और सब पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में वो था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का हमें आलोचनात्मक प्रशिक्षण परीक्षण करना है। ठीक है, मतलब जो हमारी प्राचीन भारतीय जितनी भी राजनीतिक थी ना, उसके लिए हमें प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो ये चिंतन जो थी वो हमारी बेसिकली आध्यात्मिक और सांसारिक तत्वों के मिश्रण में विशेषता थी उसमें। ठीक है, उसमें विशिष्टता किस चीज की थी? आध्यात्मिक और सांस्कारिक सांसारिक तत्वों की। ठीक है, जो इसे अन्य जितनी भी राजनीतिक परंपराएं हैं ना उससे अलग बनाती थी। और इस चिंतन के केंद्र में था धर्म। ठीक है, जो धर्म था उसकी अवधारणा इसके केंद्र में थी। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है वो नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है। ये जो धर्म सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों का ये जो है आधार था। तो ये कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे यह जो है एकीकरण वर्ण व्यवस्था तक फैला हुआ था, जो समाज को विशिष्ट कर्तव्य जिम्मेदारियों के साथ श्रेणियों में विभाजित करता था, जो कि सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था का लक्ष्य बन था। इसके अतिरिक्त यह जो है राजधर्म की अवधारणा जो है वो राजा की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। ठीक है, जो कल्याणमुखी शासन का संकेत देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे जो भारतीय राजनीतिक थी ना प्राचीन, उसमें क्या क्या आलोचनात्मक बिंदुएं थी, विशेषताएं थी, उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मनु की सामाजिक विधि की समझ की विवेचना कीजिए। तो इसकी जो मनु थे हमारे, इनकी समझ क्या थी सामाजिक विधि को लेकर, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चंस के आंसर जो है इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको अपने आंसर राइटिंग में इन वर्ड्स का यूज जरूर करना है। तभी आपका आंसर राइटिंग जो है बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अपने वर्ड्स के साथ साथ। ठीक है, तो जो मनु है उनकी सामाजिक विधि की समझ, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, उसमें विस्तार से बताया गया है, जो एक हिंदू कानूनी और सामाजिक ढांचे की नींव रखता है। और जो मनुस्मृति है हमारा वो आचरण की व्यापक संहिता को निर्धारित करता है। ठीक है, जिसमें जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक मानदंड होते हैं, ये सभी उसमें शामिल होता है। ठीक है, अगर मनु के वर्ण व्यवस्था की बात करें हम तो वो समाज को चार प्रमुख वर्णों में विभाजित करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग जो है वो विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां रखती हैं। सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियां हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ, ये सभी सभी के जो है अपने अपने दिनचर्या कह लीजिए, कर्तव्य कह लीजिए, और जिम्मेदारियां जो है वो बटे हैं अकॉर्डिंग टू मनु। ठीक है, तो इन आलोचनाओं के बावजूद आप बता सकते हैं कि मनु की जो सामाजिक जितनी भी विधि है उसकी समझ ने हिंदू समाज को गहराई से प्रभावित किया है। सदियों तक इसे कानूनी और नैतिक मानदंडों का आकार दिया गया है, मनु की जितनी भी अवधारणा है उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बृहस्पति द्वारा वर्णित शासन काल के विभिन्न आयामों पर का परीक्षण कीजिए। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी हिंदू परंपराएं हैं उसमें पूजनीय जो ऋषि हैं हमारे, वो शासन काल पर अपने ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं, जो शासन और प्रशासन पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो उनकी शिक्षाओं में यथार्थवादी होता है। ठीक है, राजनीति पर जोर दिया गया है, जिसमें जितने भी प्रत्येक शासन होता है ना उसके व्यवहारिक और रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। खासकर अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो उनके द्वारा वर्णित जितने भी प्रमुख आयाम है उनमें से एक दंड की अवधारणा है। ठीक है, दंड की अवधारणा जिसे कहते हैं, तो जिसे राज्य में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया, मतलब जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं, तो वो चीज जो है दंड की अवधारणा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे जो आर्थिक प्रबंधन है वो एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जहां बृहस्पति का कराधान, संसाधनों का आवंटन और वित्तीय विवेक जो है उसकी अवधारणा पर जोर देते हैं, ताकि जो राज्य है उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उनकी शिक्षाओं में प्रजा के कल्याण भी शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शुक्र नीति में राजसत्ता और शासन कला की अवधारणा का आलोचनात्मक हमें बताना है। अब हमें शुक्र नीति के बारे में बताना है। तो शुक्र नीति की अगर हम बात करें तो यह जो है ऋषि शुक्राचार्य को समर्पित है। ठीक है, और राजसत्ता और शासन काल के लिए एक विस्तृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। और यह जो है एक अच्छे शासक के गुण को दिखाता है और न्याय के प्रशासन और राज्यों के मामले में प्रबंधन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है,
और साथ ही साथ बता सकते हैं कि कैसे जो शुक्राचार्य हैं वो तर्क देते हैं कि एक राजा में ज्ञान, साहस, करुणा जैसे कई गुण होने चाहिए। उसे अपनी प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शासन करना चाहिए, ना कि खुद के कल्याण के लिए, प्रजा का भी कल्याण होना चाहिए। ठीक है, शुक्र नीति के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो न्याय है ना उसका कई ज्यादा महत्व है। ठीक है, और उनके करती है ये सुझाव देते हैं कि एक राजा जो है अपने निर्णय में निष्पक्ष हो और न्यायपूर्ण होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर वो निर्णय लेता है तो किसी का पक्ष ना ले, जो राजा है वो, और न्यायपूर्ण हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे यह जो है कभी-कभी अन्य राजनीतिक ग्रंथों में भी देखे जाने वाली व्यवहारिक कठोरता की कमी होती है। इसके बावजूद जो नैतिक मूल्य है ना उसका व्यवहारिक शासन के साथ एकीकरण राजसत्ता और शासन काल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जो है ये प्रदान करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी के महत्व का परीक्षण कीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत वाला। ठीक है, तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करें, जैसे कि हमारा अर्थशास्त्र जो है आपको पता होगा, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि कैसे आत्माएं, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सभी चीजें जो है, स्वामी, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, राज्य के जो 7 आवश्यक तत्व हैं वो यही है। ठीक है, तो इन 7 नामों को आप जरूर याद रखें और इसको मेंशन जरूर करें अपने आंसर में। ठीक है, तो क्योंकि अन्य जितने भी 6 तत्व है ना वो प्रभावशालीता काफी हद तक स्वामी की क्षमता पर निर्भर करता है। शासक का जो रणनीतिक निर्णय लेने का, जो न्याय सुनिश्चित करने का, राज्य के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी कौन है? शासक के ऊपर है। ठीक है, तो कौटिल्य जो है वो शासक के व्यक्तिगत गुणों जैसे कि आत्मानुशासन, सतर्कता और राज्य के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर भी जोर देता है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी केवल एक प्रतीकात्मक नहीं बल्कि जो राज्य के प्रशासन है, सुरक्षा है, समृद्धि है, उसको संचालित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। ठीक है, तो कबीर के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों की विवेचना करनी है। तो अब हम 15वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग देखें तो जो रहस्यवादी कवि थे संत कबीर, अपने समकालीन जो समाज था उनमें, उस समय में व्याप्त सामाजिक जितनी भी असमानताएं थी, उसको उन्होंने मुखर आलोचना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उस समय की जितनी भी समानताएं थी ना, असमानताएं, उसको बहुत तरीके से उन्होंने आलोचना करी थी। उनकी जितनी भी रचनाएं थी ना वो सरल लोक भाषा में थी और उसमें ना कहीं आपको आलोचना देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, तो समय की सामाजिक धार्मिक संरचना के भीतर ही विभाजन पाखंडों को संबोधित करती। कबीर जो है उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था जो है उसकी निंदा करी है। ठीक है, और हिंदू मुसलमान वाले में भी आपने एक लाइन सुनी होगी, जैसे दोहन ने राह ना पाई, ये वाली जो लाइन की पंक्ति है। ठीक है, तो उन्होंने जो है इस विचार को खारिज कर दिया है कि किसी भी समाज का जो दर्जा है वो आध्यात्मिक मूल्य जन्म से निर्धारित हो सकता है। इसके बजाय सभी मनुष्य जो है उनकी समानता वकालत की है। मतलब कि सही मनुष्य है जो बराबर है वो वकालत की है। ठीक है, तो इस तरीके से कबीर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे वो बताते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, लोकतंत्र और राज्य प्रशासन पर बसवा बसवना के विचारों के बारे में बताना है। तो बसवना जो थे वो 12वीं सदी के एक दार्शनिक थे और राजनेता भी थे। ठीक है, जिन्होंने भारतीय लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी और उनके लोकतंत्र राज्य प्रशासन पर विचार जो है वो समानतावाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में नहीं थे। ठीक है, तो जो बसवना है वो जाति भेदभाव से मुक्त समाज का समर्थन किया करते हैं और शासन में मेरिटक्रेसी के महत्व पर जोर देते हैं। ठीक है, और वे सत्ता के जो विकेंद्रीकरण है ना उस पर विश्वास रखते हैं। आई होप आप सभी को विकेंद्रीकरण क्या होता है वो पता होगा। हालांकि जो बसवना है ना उनके विचारों में कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जाति मुक्त समाज का उनका आदर्शवाद दृष्टिकोण जो है व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि जो सामाजिक पदानुक्रम है ना वो गहराई से निहित होता है। इसके अतिरिक्त जो विकेंद्रीकरण है उस पर जोर देना हमें इम्पोर्टेंट है। अंत में अगर हम बात करें तो जो लोकतांत्रिक विचार है उसमें बसवना का योगदान महत्वपूर्ण है, जो समावेशिता और न्याय को बढ़ावा देता है। हालांकि उनके विचारों के जितने भी व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं उनके लिए मौजूद सामाजिक संरचनाएं, प्रशासनिक चुनौतियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन से आप क्या क्या आशय है? दर्शन और राजनीति में इसकी महत्वता को स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत जो है वो हिंदू दर्शन का एक अद्वैतवादी स्कूल है। ठीक है, ये माना जाता है कि यह जो है परम वास्तविकता और जो जितने भी व्यक्तिगत आत्मा है, असम्मान है, उसको 8वीं सदी में
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जो है विचार पर जोर देता है कि संसार जो है उसकी देखे जाने वाली जितनी भी विविधता है वो एक माया है, ठीक है, और आत्मन और ब्रह्मा की एकता का एहसास। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दर्शन में अद्वैत वेदांत की अपार महत्वता है। राजनीति में जितने भी अद्वैत वेदांत है उसका अद्वैत सिद्धांत जो है विविध समुदायों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो भिन्न क्यों ना हो, क्योंकि जो समावेशी शासन है, सामाजिक न्याय है, उसके लिए एक मौलिक सिद्धांत के रूप में यह जो है कार्य करता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं की अगर हम बात करें तो वो जो है अद्वैत वेदांत से ही प्रेरणा ली है उन्होंने। ठीक है, जैसे कि शिक्षाओं का उपयोग सही असही असह सॉरी अहिंसा, सहिष्णुता, ये सभी वहीं से आया है। ठीक है, तो इस प्रकार अद्वैत वेदांत जो है केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी दर्शन भी है जिसका व्यक्तिगत विकास, सामाजिक एकता और दार्शनिक आदर्शों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शासन और न्याय पर तिरुवल्लुवर के विचार को सुझाइए। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध तमिल कवि जो है दार्शनिक तिरुवल्लुवर, उसकी अगर हम बात करें तो ये एक तिरुवल्लु तिरुक्कुरल की रचना करी है उन्होंने। ठीक है, जो जीवन के विभिन्न जितने भी पहलू हैं उनको उसके सहित शासन न्याय को संबोधित करता है। ठीक है, उसके साथ उन्होंने कई एक क्लासिक तमिल ग्रंथ भी है जो उनका है दोहों का। ठीक है, तो शासन तिरुवल्लर जो है उनके विचार नैतिक सिद्धांतों और लोगों के कल्याण में गहराई में नहीं है। ठीक है, तो तिरुवल्लभ जो है वो सुझाव देते हैं कि न्यायिक प्रशासन में ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुण होने ही चाहिए। तो न्याय के संदर्भ में तिरुवल्लभ का कहना है कि यह जो है निष्पक्ष और शीघ्र होना चाहिए। वे निर्दोषों की रक्षा और दोषियों को बिना पक्षपात के दंडित करने का महत्व जो है उसको उजागर करते हैं। तो शासन और न्याय पर तिरुवल्लभ की जो अंतर्दृष्टि है आज भी प्रासंगिक और नैतिक और न्यायपूर्ण प्रशासनों की वकालत करती है जो सभी नागरिकों के कल्याण और प्राथमिकता देती है। ठीक है, तो सामाजिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित पर टिप्पणी टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा अग्निसूत्र में राज्य की उत्पत्ति। इनमें से ना आपको एटलीस्ट 60% क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना। ठीक है, तो अग्निसूत्र की एक बात करें तो एक बौद्ध ग्रंथ है जो राज्य की उत्पत्ति पर एक अनुष्ठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और इस ग्रंथ के अनुसार जो राज्य है उसका उदय जो है सामाजिक अव्यवस्था और नैतिक पतन के उत्तर में के रूप में हुआ है। ठीक है, और इस शासक में जिसे महासम्मता कहा जाता है उसको उसके गुणों और नैतिक आचरण को लागू करने की क्षमता के आधार पर चुना गया है। ठीक है, राजशाही पर अबुल फजल के विचार अब हम देखते हैं। अबुल फजल जो थे एक सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रमुख इतिहासकार और सलाहकार। उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष रूप से अकबरनामा और आईने अकबरी में राजशाही पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आई होप आपने आईने अकबरी और अकबरनामा का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ये जो था एक उदार और प्रबुद्ध राजशाही में विश्वास करते थे जो हमारे अबुल फजल थे। ठीक है, और उन्होंने तर्क दिया था कि एक राजा को ना अपने प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता लक्ष्य बनाने चाहिए और उसके रूप में देखना चाहिए कि शासन करना चाहिए, क्योंकि जो प्रजा है उसका कल्याण करना उसको ही प्राथमिकता देनी चाहिए किसी भी राजा को। ठीक है, और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। उनके विचार में जो अकबर है उनके शासनकाल के दौरान एक अधिक मानतावादी और समावेशी शासन मॉडल के विकास में योगदान दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत में समन्वयवादी परंपरा। तो भारत में समन्वयवादी परंपरा की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि कैसे विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक तत्वों के मिश्रण को संदर्भित करता है जो एक समरस और समावेशी सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देती है। और यह जो है परंपरा जो है भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है, जैसे कि होगा हमारा हिंदू बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, धर्म का समन्वय सभी देते हैं। मुगल काल के भी दौरान अगर देखें तो फारसी, इस्लामी, स्थानीय प्रथाओं का समावेश हमेशा से रहा है। ठीक है, तो भक्ति और सूफी आंदोलनों ने इस समन्वयवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कठोर धार्मिक सीमाओं से परे सार्वभौमिक प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। अब हम देखते हैं मंडल सिद्धांत, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है।
मंडल सिद्धांत की बात करें तो ये कौटिल्य चाणक्य द्वारा उनके अर्थशास्त्र में ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, वो और उसमें बताते हैं वो कि कैसे पड़ोसी राज्यों को शत्रु या मित्र के रूप में वर्गीकृत किया है इन्होंने। और जो राजा है उसके राज्य के चारों ओर एक मंडल वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और जिस सिद्धांत ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों में वो समझने और प्रतिबंधित करने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि जो राज्य है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और यह जो है विभिन्न राज्यों से निपटने के लिए कूटनीतिक गठबंधन और युद्ध सहित विभिन्न जितनी भी रणनीतियां हैं उसको सुझाव देती है। तो मंडल सिद्धांत जो है वो राजनीतिक रणनीति और विदेश नीति के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जो अंतरराज्यीय संबंधों की जटिलता और गतिशीलता प्रकृति को उजागर करता है। कौटिल्य की विदेश नीति, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौटिल्य की विदेश नीति की बात करें तो जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कैसे कौटिल्य जो है विदेश नीति को दिखाते हैं कि कैसे यथार्थवर्ग व्यवहारिक विचारों पर आधारित है। यह जो है राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बनाता है, जिसमें जासूसी और कूटनीति के महत्व पर जोर देता है। और कौटिल्य जो है एक लचीले दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जहां राजा को स्थिति के अनुसार शांति, युद्ध, तटस्थता, मार्चिंग, गठबंधन और दोहरी नीति के संयोजन का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य की विदेश नीति कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करनी है आपको। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की अगर हम बात करें तो उसमें अपने जो समृद्ध जितनी भी विविधता है, गहरे दार्शनिक जो है उनके मूल्य की विशेषताओं से युक्त है जो हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन है। ठीक है, इसमें धर्म और नैतिकता दिखता है, एकीकरण दिखता है, विचारों के विविध स्कूल की तरह आप देख सकते हैं कि कैसे जो भारतीय राजनीतिक है वो चिंतन, वेदों, उपनिवेशों और अर्थशास्त्र जैसे कि कौटिल्य, मनु, तिरुवल्लुवर जैसे दार्शनिक जो है कई ग्रंथ लेकर उन्होंने बनाए हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को उसमें अपने आप में शामिल किया है। सामाजिक पदानुक्रम और सुधार, स्वदेशी और विदेशी विचारों का समन्वय आपको दिखता होगा कि कैसे जो आक्रमणकारी है, उपनिवेशवाद है, उनके द्वारा जो लाई गई विदेशी विचार है, उनके साथ साथ जो स्वदेशी परंपरा है, उनका मिलावट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं जो भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक समृद्ध और बहुआयामी क्षेत्र बनाते हैं, जो प्राचीन परंपराओं और समकालीन मुद्दों को दोनों को ही संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुस्मृति में रचनाकारिता एवं अंतर्विरोधी पर प्रकाश डालिए। अंतर विरोधों, ठीक है, तो मनुस्मृति जो है जिसे मनु के कानून भी कहा जाता है, वह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे ऋषि मनु को समर्पित किया गया है और इसे जो है हिंदू कानून, जो हिंदू है हमारे, उनके कानून धर्म पर विशेष रूप से सबसे प्रारंभिक कार्यों में एक माना जाता है। ठीक है, तो मनुस्मृति की अगर हम रचनाकारिता की बात करें तो ये परंपरा जो है रूप में मनु को सौंपी जाती है, लेकिन इसके व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो एक मिश्रित पाठ माना जाता है जिससे कई शताब्दियों में विभिन्न लेखों द्वारा संकलित किया गया। मनुस्मृति जो है सामाजिक व्यवस्था, कानून और नैतिकता पर भी निर्देश देती है, जो अक्सर अपने समय के पदानुक्रम को पितृसत्तात्मक मानदंडों को दर्शाती है। हालांकि इसमें जितने भी विरोधाभास है वो स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जहां ये कठोर जाति व्यवस्था और महिलाओं के अधीनता को बढ़ावा देती है, वहीं अगर आप देखें तो यह सभी व्यक्तियों के लिए न्याय और निष्पक्षता के महत्व पर भी जोर देती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है कि जहां ये कठोर जाति व्यवस्था और महिलाएं जो है उनकी अधीनता को बढ़ावा देता है, वही सभी व्यक्तियों के लिए न्याय और निष्पक्षता पर भी महत्व देता है। ठीक है, और यह जो है विरोधाभास सामाजिक मूल्यों के विकासशील स्वभाव और बदलते संदर्भों के अनुरूप प्रारंभिक मानदंडों को अनुकूलित करने के प्रयास करते हैं। मनुस्मृति जो है वो सम्मानित और आलोचनात्मक दोनों ही तरीके से किया जाता है और इसकी उपदेश जो अगर हम बात करें तो पारंपरिक हिंदू कानून का आधार बनाते हैं। फिर भी इसके प्रतिगामी पहलुओं के लिए सामाजिक सुधारों द्वारा चुनौती दी गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जगह जगह नोट्स कर सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें। ठीक है, तो चलिए सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज वी आर ट्राइंग टू मेक एज मच वीडियोज एज वी कैन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।